नमस्कार, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा इसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है। आप सभी का स्वागत करते हूँ। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्वतंत्रता व समानता से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। इसमें इससे पूरे वीडियो के अंतर्गत हम लोग स्वतंत्रता व समानता से संबंधित बहुचयनात्मक और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नोत्तरों के बारे में। बच्चों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। लघुत्रात्मक प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के कोई 5 प्रकार बताइए। हम लोगों ने स्वतंत्रता के प्रकार पढ़े हैं और हम लोगों को पता है कि स्वतंत्रता के अनेक प्रकार हैं। हम लोग बताएंगे कि स्वतंत्रता के 5 प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता, यानी जिसके अंतर्गत उल्लेखित किया जाता है कि व्यक्ति प्रकृति से ही स्वतंत्र उत्पन्न होता है और यह स्वतंत्रता का व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं कर सकता और यह राज्य के जन्म से पूर्व की स्थिति होती है और राज्य के जन्म के साथ ही व्यक्ति की यह स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, क्योंकि राज्य व्यवस्था का संचालन किसके अंतर्गत होता है? कानूनों के द्वारा होता है। दूसरी है नागरिक स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता भारत के समस्त नागरिकों को संविधान के द्वारा प्रदान की गई है, यानी इन स्वतंत्रताओं का उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया गया है और भारत के प्रत्येक नागरिक को यह मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान की गई है, जिसकी रक्षा न्यायालय करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि राजनीतिक व्यवस्था की हिस्सेदारी बनने का अधिकार, राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता निभाने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिलना ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। जैसे कि मतदान करना, चुनाव कार्य में हिस्सा लेना, सार्वजनिक पद को प्राप्त करना, यानी सरकार को चुनना और चुने जाने का अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। किसी भी राष्ट्र को संप्रभु शक्ति प्राप्त होना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाती है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि 1947 से पहले हमारे देश को राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, यानी हमारे पास संप्रभु शक्ति नहीं थी। अब संप्रभु शक्ति के अंतर्गत होता है कि कोई भी देश अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र व सर्वोच्च होता है और बाह्य रूप से, यानी अन्य देशों के साथ संबंध बनाने की स्थिति में वह किसी अन्य देश के आदेश के पालन से मुक्त हो जाता है, वह संबंध बनाने की स्थिति में स्वतंत्र होता है। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्तियों को प्राप्त सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं निरर्थक होती हैं। नेक्स्ट है संवैधानिक स्वतंत्रता। यह नागरिकों एवं गैर नागरिकों को दोनों को ही प्राप्त होती है, जिनका उल्लेख संविधान के अंतर्गत होता है और जिनकी रक्षा करने का कार्य न्यायालय के द्वारा किया जाता है। शासन के द्वारा इसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? यानी राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही है। अब इसे क्यों अलग प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है, तो हम लोग राजनीतिक स्वतंत्रता का पहले अर्थ बताएंगे, उससे संबंधित परिभाषा का उल्लेख करेंगे और फिर इसका वर्णन करेंगे। और उससे पहले वाले प्रश्न के अंतर्गत राजनीतिक स्वतंत्रता को साथ में पूछा गया था, यानी 5 प्रकारों के अंतर्गत पूछा गया था, तो उसे हमने वहाँ शॉर्ट करके बताया है। राजनीतिक स्वतंत्रता राज्य के कार्यों में या राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत लोगों की हिस्सेदारी का नाम है। जैसे गिलक्राइस्ट ने कहा है कि लोकतंत्र का दूसरा नाम ही राजनीतिक स्वतंत्रता है और यह स्वतंत्रता जिसमें व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार, चुनाव में भाग लेने का अधिकार, राजनीतिक गतिविधियों में सहभागिता निभाने का अधिकार, जैसे कि प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के अंतर्गत हम लोग करते ही हैं। जब भारत में चुनाव होते हैं तो इस प्रकार से हम करते ही हैं। और नागरिक व्यवस्थापन कार्य के अंतर्गत भागीदार होते हैं और वे न केवल भागीदार होते हैं अपितु शासन पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य भी राजनीतिक स्वतंत्रता के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट है समानता की अवधारणा पर लास्की के विचार लिखिए। और लास्की के कथन को हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोगों ने जाना कि समानता से अभिप्राय होता है कि वे परिस्थितियां जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती हैं उन्हें कहते हैं समानता। यानी सभी व्यक्तियों को समान रूप से अवसर की उपलब्धता ही क्या है?
समानता। लास्की ने कहा है कि समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति का वेतन समान कर दिया जाए। जिस प्रकार से एक मजदूर का और एक वैज्ञानिक का वेतन यदि समान कर दिया जाएगा तो समाज के विकास का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। तो समानता का अर्थ हुआ कि किसी प्रकार का कोई विशेषाधिकार वाला वर्ग नहीं होना चाहिए और सभी को उन्नति के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। अब समानता की जो मैंने परिभाषाएं बताई है लास्की के अलावा या जो बातें बताई हैं वह न लिखना चाहें तो भी आप लोगों का आंसर प्रॉपर होगा, केवल लास्की का कथन और उसका दिया गया उदाहरण बताएंगे तो भी। नेक्स्ट है विधि का शासन अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। विधि का शासन यानी कानून का शासन, और कानून के सम्मुख सभी व्यक्तियों की समान होने की स्थिति ही कानून का शासन है। विधि सर्वोपरि होने की स्थिति ही कानून का शासन है। तो हमारा आंसर होगा कि विधि के शासन से तात्पर्य है कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं और किसी भी व्यक्ति के साथ संपत्ति, जाति, धर्म आदि किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समस्त व्यक्तियों को अपराध करने पर समान प्रकार से समुचित दंड दिया जाएगा और निर्दोष होने की स्थिति में सभी का समान रूप से संरक्षण किया जाएगा। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का आधार विधि का शासन होता है। इसके अंतर्गत शासक और शासित दोनों ही विधि के अधीन होते हैं, यानी कानून के अधीन होते हैं, और विधि सर्वोपरि होती है, सर्वव्यापी होती है। शासन विधि के अधीन होता है तथा विधि द्वारा मर्यादित होता है और इस विधि का नियमित रूप से, निश्चित रूप से कहीं उल्लेख होता है और इसका उल्लंघन किए जाने पर दंड का प्रावधान होता है। व्यक्ति के अधिकार शासकीय स्वेच्छाचारिता पर निर्भर नहीं होते वरन विधि के अधीन होते हैं, यानी विधि के द्वारा ही व्यक्तियों को अधिकार प्रदान किए जाते हैं और किसी भी व्यक्ति को तभी दंडित किया जा सकता है जब उसने विद्यमान विधि का उल्लंघन किया है, कानूनों का उल्लंघन किया है और वह उल्लंघन उस देश के सामान्य न्यायालयों में सामान्य न्याय कानून प्रक्रिया के द्वारा प्रमाणित हो चुका है। उस स्थिति में उसे दंडित किया जाएगा। तो यह हुआ हमारा आंसर, विधि का शासन क्या है। इसी प्रकार से विधि को शासन को समझाते हुए प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक डायसी ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के 3 अर्थ बताए हैं। पहला है देश में कानूनी समानता होना, यानी सभी लोगों के लिए कानून का समान व्यवहार होना। दूसरा है किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। और तीसरा है संविधान की व्याख्या अथवा किसी कानूनी विषय पर न्यायाधीशों का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य माना जाएगा। इस प्रकार से हमने जाना विधि के शासन के बारे में। नेक्स्ट है अवसर की समानता का क्या तात्पर्य है। हम लोगों ने अभी क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत इसको डिस्कस किया है। वापस से इसे लघुतरात्मक प्रश्नों की दृष्टि से हल करते हैं। अवसर की समानता और अवसर की समानता से तात्पर्य है कि राज्य के द्वारा राज्य अपने समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समुचित विकास के समान अवसर प्रदान करें। समान अवसरों को प्रदान करने में राज्य किसी भी आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करे, यानी जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए और सभी नागरिकों को शिक्षा, नौकरी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता के माध्यम से सभी नागरिकों को समानता प्रदान की गई है। इस प्रकार से हमने जाना अवसर की समानता। अगला प्रश्न है सकारात्मक स्वतंत्रता को स्पष्ट कीजिए। कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने स्वतंत्रता को 2 रूपों में भली प्रकार से पढ़ा है, नकारात्मक और सकारात्मक रूप में। सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि व्यक्ति पर युक्तियुक्त प्रतिबंध होने चाहिए और ये प्रतिबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण को बनाने में सहायक होते हैं और सभी लोगों को अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करने में भी सहायक होते हैं। तो ग्रीन ने जैसा कहा है कि उन कार्यों को करने और भोगने का नाम स्वतंत्रता है जो करने योग्य हैं या भोगने योग्य हैं, जिसमें
समाज में अन्य व्यक्ति भी उनका उपभोग उसी प्रकार से कर सके। समानता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध होना आवश्यक है, क्योंकि समाज और व्यक्ति परस्पर निर्भर होते हैं। दोनों एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं और स्वतंत्रता का सही रूप राज्य के कानूनों के पालन करने में ही है, यानी विधि के शासन की अनुपालना करने में ही है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना जिस प्रकार से नागरिक स्वतंत्रता का उपभोग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए हमें दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना आवश्यक है, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता सभी स्वतंत्रताओं का मूल होती है। आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति अपनी जीविका निर्वहन की जो चिंता है उससे मुक्त होकर फिर कार्य करने में सक्षम हो पाता है। इस प्रकार से आर्थिक स्वतंत्रता सभी राजनीतिक या नागरिक स्वतंत्रताओं का मूल है और इसके बिना सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं निरर्थक हैं। और स्वतंत्रता का अस्तित्व कब रह सकता है? जब हम दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता दें। और स्वतंत्रता व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा कल्याणकारी आदर्शवादी विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है और यह राज्य की सकारात्मक कार्यवाही के द्वारा वंचित वर्गों को ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थितियां उत्पन्न कर जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्रता का उपभोग करने में सक्षम हो सके। यानी जो वर्ग वंचित हैं, जो कमज़ोर हैं, वे लोग भी उस स्वतंत्रता का उपभोग कर सके, तो उन्हें संरक्षण राज्य के द्वारा प्रदान किया जाए। अब हम लोग चर्चा करेंगे निबंधात्मक प्रश्नों की। निबंधात्मक प्रश्नों के अंतर्गत मैं आप लोगों को प्रश्न बताऊंगी और कुछ बुलेट पॉइंट्स बताऊंगी जिनका आप लोगों को आश्रय लेते हुए अपने निबंधात्मक लेखन क्षमता का विकास करते हुए प्रश्न का उत्तर तैयार करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। ये कहा है पैट्रिक हेनरी ने इस कथन के संदर्भ में स्वतंत्रता की अवधारणा पर अपने विचार सविस्तार लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग पैट्रिक हेनरी का जो कथन है उसे लिखेंगे। तत्पश्चात व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्र की स्वतंत्रता का उल्लेख करेंगे और बताएंगे कि राष्ट्र की स्वतंत्रता यदि प्राप्त नहीं होती है तो व्यक्ति को प्राप्त सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं निरर्थक हो जाती है। फिर हम उसी संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक के कथन को मेंशन करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने स्वतंत्रता के अधिकार को कितनी महत्ता दी है। यदि स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं होता है तो उस स्थिति में वो संघर्ष करने को तैयार है और कहते हैं कि मैं उसको लेकर रहूँगा। फिर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन व स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का उद्देश्य स्पष्ट करेंगे और उनके बलिदानों का उल्लेख करेंगे कि उन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना किस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। फिर हम लोग स्वतंत्रता एक अधिकार के रूप में व्यक्त करेंगे कि ये राज्य का एक नागरिक होने के नाते एक आवश्यक अधिकार है और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यह सर्वोपरि अधिकार है। फिर उसके बाद विश्व के अनेक देशों की क्रांतियों का उल्लेख करेंगे, जैसे फ्रांस की क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत स्वतंत्रता आंदोलन, जिनका प्रमुख ध्येय स्वतंत्रता प्राप्ति रहा है। और उनका आश्रय लेते हुए हम पैट्रिक हेनरी के इस कथन को स्पष्ट करेंगे और अंत में हम लोग प्रश्न के आंसर का निष्कर्ष लिखेंगे। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है, निर्बाध स्वतंत्रता आज संभव नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? निर्बाध यानी बिना बंधनों की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाओं का उदाहरण बताइए, यानी उदाहरण सहित बताइए। तो दो प्रश्न पूछे गए इसमें। निर्बाध स्वतंत्रता आज संभव नहीं है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? और दूसरा पूछा गया है स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाएं। तो हम लोग लिखेंगे कि स्वतंत्रता के दोनों रूप बताएंगे। कैसे? स्वतंत्रता का नकारात्मक रूप और स्वतंत्रता का सकारात्मक रूप। और हम लोग बताएंगे कि निर्बाध स्वतंत्रता का पक्ष लेने वाला रूप है इसका नकारात्मक रूप, जो कि बंधनों का अभाव को ही स्वतंत्रता कहता है। फिर हम लोग चर्चा करेंगे विधि का शासन और हम लोग उल्लेख करेंगे कि विधि का शासन किस प्रकार से सभी के लिए समान स्थितियां उपलब्ध करवाता है, समान अवसर उपलब्ध करवाता है और बिना किसी भेदभाव के।
फिर हम लोग स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाएं यानी अशिक्षा, जागरूकता का अभाव, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, उन सब सारी बातों का उल्लेख करेंगे जिनको हम लोगों ने स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाओं के रूप में पढ़ा है। फिर प्रश्न का निष्कर्ष देंगे और इस प्रकार से हम लोगों ने हल कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 को। नेक्स्ट है पूर्ण समानता स्वप्नलोकीय कल्पना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूर्ण समानता स्वप्नलोकीय कल्पना है। इस अवधारणा को समानता का अर्थ, आधारभूत लक्षण व प्रकारों की व्याख्या के संदर्भ में समझाइए। तो हम लोगों को पहले तो समानता का अर्थ बताना है, फिर उसके बाद में हम लोगों को प्राकृतिक समानता बतानी है कि प्रकृति ने किस प्रकार से सभी मनुष्यों को समान बनाया है। फिर हम लास्की के कथन का यहाँ पर वास्ता देंगे, लास्की के कथन को यहाँ स्पष्ट करेंगे जिसने बताया है कि पूर्ण समानता किस प्रकार से प्राप्त नहीं की जा सकती। फिर हम समानता के आधारभूत लक्षणों का उल्लेख करेंगे, फिर आएंगे हम लोग इसके समानता के प्रकारों पर और फिर प्रश्न का निष्कर्ष करते हुए इसके उत्तर का एंड करेंगे। इस प्रकार से अगला प्रश्न है स्वतंत्रता और समानता के अंतर संबंधों को स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता व समानता के अंतर संबंध हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, तो हम लोग सबसे पहले स्वतंत्रता व समानता के 2 विचार हैं यह बताएंगे, जिसमें पहला विचार है परस्पर विरोधी, जिसमें लॉर्ड एक्टन का कथन मेंशन करेंगे, और दूसरा है स्वतंत्रता व समानता परस्पर पूरक, जिसमें रूसो और पोलार्ड तथा महात्मा गांधी के कथन का उल्लेख करेंगे। फिर प्रश्न का उत्तर का निष्कर्ष लिखते हुए प्रश्न के उत्तर का एंड करेंगे। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने आज के वीडियो के अंतर्गत स्वतंत्रता व समानता से संबंधित लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के संदर्भ में चर्चा की। इस प्रकार से बच्चों आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने स्वतंत्रता व समानता से संबंधित लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न और उत्तरों की चर्चा की। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।